तो आदाब, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी, पिछले 3 महीनों से आप एक न्यूज़ वायरल होते हुए देख रहे होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में देख लीजिए। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच की जंग। मीडिया कोई सी भी हो, लेकिन ये न्यूज़ गर्दिश में है। चाहे आप सोशल मीडिया ले लीजिए, न्यूज़ ले लीजिए, अखबार ले लीजिए, या कोई सी भी ऐसी न्यूज़ जहाँ से आपको न्यूज़ मिलती हो, वहाँ हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच की जंग। आखिर इस जंग के बीच की वजह है क्या, जो कई पिछले कुछ सालों से इस जंग के ऊपर दबदबा बना हुआ है। तो आज हम इस कहानी में यही जानेंगे कि इस जंग की असल वजह है क्या। एक सर्वे की रिपोर्ट है, मैं पहले आपको वो बताता हूँ कि इस पूरी दुनिया में, मतलब जो हमारा ये अर्थ है, इस पूरे अर्थ पर 95 अरब 60 करोड़ और 29 लाख एकड़ में फैला हुआ है। 95 अरब 60 करोड़ 29 लाख एकड़ में पूरा हमारा अर्थ फैला हुआ है। समुद्र को हटा के, मतलब समुद्र का क्षेत्रफल उसे हटा के, इस 95 अरब 60 करोड़ 29 लाख एकड़ में ज़मीन है, उसमें हम 7 अरब इंसान बसते हैं। लेकिन जो फसाद की जड़ बनी हुई है सिर्फ 35 एकड़ एक जगह, 35 एकड़ का एक टुकड़ा कह लीजिए। वो 35 एकड़ का एक टुकड़ा है जो पूरी फसाद की जड़ बना हुआ है। और 3 बड़े बड़े धर्म उस ज़मीन के लिए अपनी जान और माल दोनों लगाने के लिए तैयार हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो 3 बड़े बड़े धर्म इस 35 एकड़ टुकड़े के लिए अपने सब कुछ हारने के लिए तैयार हैं, इसे जीतने के लिए। बात है 1948 की। 1948 में इजराइल का निर्माण हुआ, इजराइल देश वजूद में आया। उससे पहले इजराइल नाम का कोई देश इस दुनिया में नहीं था, लेकिन यहूदी उससे पहले भी थे। तो यहूदी पूरी दुनिया में इधर उधर कहीं ना कहीं रहते थे, लेकिन उनका उस वक्त अपना देश नहीं बना था। 1187 में पहली बार जंग होती है। यहाँ मुसलमान ईसाइयों को हरा के इस जेरूसलम पर कब्जा करते हैं, जिसमें जो आज मौजूदा वक्त में फसाद की जड़ बना हुआ है। उसके बाद वहाँ पर मुसलमानों का कब्जा होता है और तकरीबन 700-800 साल मुसलमानों का कब्जा उस जगह पर रहता है। मुसलमान इस जगह की देख रेख करते हैं। लेकिन उसके बाद 1948 में इजराइल वजूद में आता है और फिर इजराइल की वही गतिविधियाँ जो आज तक चलती आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह, मेन वजह यह है कि 3 धर्म आखिर इस जगह को अपने बताते क्यों हैं। मुसलमानों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हरमैन अल शरीफैन मौजूद है उनकी। यहूदियों का कहना है कि यहाँ माउंट टेम्पल मौजूद था उनका। और इसी तरीके से ईसाइयों के भी बहुत सारे धार्मिक चीज़ें धार्मिक नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होती है ज़मीन। तो आज इसी बात का हम खुलासा करेंगे, इन तीनों के दावे की कितनी सच्चाई और कहाँ तक किसका दावा पुख्ता तौर पर है। सबसे पहले हम मुसलमानों के दावे पे तरफ जाते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमानों के इस पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जो मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं, जिसमें से 2 सऊदी अरब में मौजूद है, पूरी दुनिया जानती है, जिसमें से एक मक्का के अंदर खाने काबा और दूसरा मदीना के अंदर मस्जिद अल नबवी है। और जो तीसरी जगह मुसलमानों के लिए अहमियत रखती है, वो तीसरी जगह यही मस्जिद अल अक्सा है, जो 35 एकड़ में फैली हुई है। मुसलमानों के लिए इस नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जगह। इसके बाद मुसलमानों के जो आखिरी नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इसी जगह से मेराज के सफ़र पे गए थे, यानी अल्लाह से मिलने गए थे। और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों की नमाज अदा कराई थी। तो मुसलमानों के लिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी इस नज़रिए से। अब दूसरा दावा है यहाँ यहूदियों का। यहूदियों का कहना है ये इसी जगह पर जो 35 एकड़ की जगह है, ईश्वर ने सबसे पहले एडम को दुनिया पर उतारा था, यानी आदम अलैहिस्सलाम को, जो एक नबी हैं। उसके अलावा यहूदियों का यह भी कहना है कि अब्राहम, उनके बेटे थे इशाक, उन्हें कुर्बानी के लिए भी इसी जगह पर कहा गया था कि इसी जगह आप कुर्बानी दें। अब्राहम मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इशाक के एक बेटे थे जिनका नाम था जैकब, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम। जैकब के 12 कुल बेटे थे। उन 12 बेटों ने मिलकर एक कबीला बनाया। उसके बाद उन्होंने एक देश का निर्माण करा।
जिस देश का निर्माण करा था उस देश को उस वक्त में द लैंड ऑफ इसराइल कहा जाता था, जो 1948 के बाद इसराइल नाम के वजूद में आया। ये यहूदियों का दावा था। इसी तरीके से एक तीसरा दावा भी था, वो है ईसाइयों का, जो अब भी है उनका दावा। ईसाइयों के माने तो इस जगह पर जो उनके यूसुफ थे यानी ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया गया था। आप सबने देखा होगा इस चीज़ को, इमेजेस वगैरह भी हैं इस चीज़ की। उसके अलावा दूसरी मान्यता उनकी ये है कि यूसुफ ने इसी जगह से एक उपदेश भी दिया था, और उनका कहना यह भी है कि इसी जगह पे यूसुफ मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए थे। तो ये तीनों धर्मों की अलग अलग अपने अपने नज़रिए हैं, लेकिन कौन कितना सिद्ध है कितना सही है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, या इन दोनों के बीच की जंग का कुछ हल निकलेगा। 1187 से लेकर 1948 तक इस पूरे इलाके पर मुसलमानों के कब्जा रहा था। हुक्मरानी शायद किसी की भी हो, लेकिन जो देख रेख थी वो मुसलमानों के अंडर में ही थी। उसके बाद इस जगह पर अंग्रेज़ों का कब्जा होता है। जब अंग्रेज़ यहाँ से जाते हैं तो उनकी पॉलिसी है, जो उन्होंने हमारे भारत में भी करी थी, कि जब जाते हैं तो देश के 2 टुकड़े कर देते हैं, जो हमारे साथ भी करा था। जाते जाते उन्होंने एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान वजूद में आया था। सेम इसी तरीके से उन्होंने फ़िलिस्तीन से जाते वक्त भी यही करा था। उन्होंने फ़िलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक टुकड़ा फ़िलिस्तीन और दूसरा टुकड़ा वजूद में आया था उसे कहते हैं हम इसराइल। जो लैंड के हिसाब की बात की जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उस वक्त फ़िलिस्तीन को उसकी आबादी के हिसाब से 48% लैंड मिला था, जबकि इसराइल को सिर्फ 44%, और बाकी का जो 8% था वो यरूशलेम के हिस्से में जाता है। यरूशलेम की कहानी मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन उसके बाद 1956, 67, 73, 82 की जंगों में इजराइल ने फ़िलिस्तीन का बहुत सारा हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया, और मौजूदा वक्त में 2023 में आज के वक्त इजराइल के पास 80%, जबकि फ़िलिस्तीन के पास टोटल 12% ही हिस्सा बाकी है मौजूद है, और जो 8% है वो यरूशलेम के हिस्से में। फसाद की जड़ यही शुरू होती है। जब ये दोनों देश अपने अपने वजूद में आए तो इजराइल ने एक मांग करी थी कि हम अपनी राजधानी यरूशलेम को बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता में माउंट ऑफ टेम्पल है, वो उसे अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। जब ये बात मुसलमानों को पता लगी तो मुसलमान इस बात में भड़ गए, क्योंकि मुसलमानों की वहाँ पर मस्जिद अल-अक्सा पहले से ही मौजूद है। मुसलमानों ने बात रखी कि यहाँ तो हमारी मस्जिद है और हम इससे अपनी राजधानी बनाएंगे। इसी चीज़ को लेकर इन दोनों के देशों के बीच में जंग शुरू हुई, और जंग जब चालू हुई तो काफ़ी जानो माल का नुकसान भी होता है। इसी बीच यहाँ पर UN कूदता है बीच में, बीच बचाव कराने के लिए, समझौता कराने के लिए। उसके बाद UN एक फ़ैसला करता है कि सारी फसाद की जगह यरूशलेम है, उस यरूशलेम को UN अपने अंडर में ले लेता है। मतलब अब ना तो वो इजराइल की तरफ है और ना ही वो फ़िलिस्तीन की तरफ। उसे उसके देख रेख का सारा जिम्मा जो होता है वो UN अपने अंडर में ले लेता है। UN की सोचती है कि इस कदम से हो सकता है कि इन दोनों देशों के जो झगड़े हैं वो हो सकता है रुक जाएं, लेकिन उसे नहीं पता था कि झगड़े कितने आगे तक जाएंगे। हम पे जो UN अपना हक जताता है, लेकिन UN उसके बाद वो हिस्सा जॉर्डन को सपुर्द कर जाता है। UN जॉर्डन से कहता है कि इसकी देखरेख अब तुम्हारे अंडर में है, यानी कि इस पूरे मामले में तीसरे देश की एंट्री हुई थी, वो देश था जॉर्डन। जॉर्डन को पूरी देखरेख UN के देता है, और उसके अब जितना भी काम है जॉर्डन के हिस्से में रहता है। जब इजराइल ने फ़िलिस्तीन के 36% लैंड पर कब्जा कर लिया, उसके बाद फ़िलिस्तीन सिर्फ 12% के ज़मीन के दायरे में रह जाता है। उसके हिस्से में सिर्फ 2 ही क्षेत्रफल के लिए, शहर के लिए वही आते हैं, एक होता है वेस्ट बैंक और एक होता है गाजा। वेस्ट बैंक आपने देखा होगा, कभी भी वहाँ से कोई ऐसी लड़ाई या जंग की या फिर किसी भी तरीके की कोई ज़्यादा खबर आती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गाजा हमेशा गर्म रहता है। गाजा के गर्म रहने के पीछे वजह है वो है हमास। जी हाँ, ये वही हमास है जिसने इस वक्त इजराइल को लोहे के चने चबा रखे हैं। इजराइल जो एक पावरफुल देश है, जिसकी खुद की एक मोसाद जैसी एजेंसी है,
और जिसके पास न जाने कितने ही एटम बम हैं, लेकिन फिर भी वो हमास का सामना नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। मतलब ये साफ है कि इजराइल कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट पे पा रहा है। हमास को इसी चक्कर में बहुत सारे देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है कि उनका कहना है ये एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन हमास का कहना साफ है। हमास कहता है कि नाजायज़ तरीके से इज़राइल ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करा है और हम चाहते हैं इज़राइल हमारी ज़मीन हमें वापसी कर दे। जब तक इज़राइल हमें हमारी ज़मीन वापसी नहीं करता, ये जंग ऐसी ही चलती रहेगी। तो ये थी कहानी इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच की जंग जो चल रही है, उसके पीछे के फसाद की, इस 35 एकड़ जगह के बारे में पूरी डिटेल से। अब मुझे पता नहीं मैं आपको कितना समझा पाया, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा और जितना भी रिसर्च करा वो मैंने आपके सामने रख दिया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और इस विषय में आपके पास कुछ और जानकारी हो तो मुझसे ज़रूर साझा करें। मैं आपको उस कहानी को भी फिर पेश करूंगा आपके सामने। और आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।